हाय, मैं राघवेंद्र सर आदर्श एजुकेशन पॉइंट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का निर्माण। जबकि यह जानते हैं कि व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो व्यंजन की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और प्रकार की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो जब पाणिनि महोदय ने जब वर्णमाला की रचना की और उसमें व्यंजनों की, तो व्यंजनों को उन्होंने प्रकार के आधार पर जो है उनको रखा। ठीक है, तो पहला स्पर्श व्यंजन जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसकी संख्या 25 होती है, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे दूसरे पर, और दूसरा का नाम है क्या कि अंतस्थ व्यंजन। दूसरे व्यंजन का नाम क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में जो उन्होंने सबसे पहले जो उच्चारण होने वाले जो व्यंजन थे उनको पहले लिखा। ठीक है, तो देखते हैं कि जब फेफड़े से निकलने वाली वायु मुख के किस भाग को पहले स्पर्श करेगी, तो यह पहले कंठ को स्पर्श कर रही है। किसको कर रही है? कंठ को कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कंठ वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन में कंठ वर्ण कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने कंठ वर्णों को नहीं लिखा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मुख का अगला भाग जो पड़ेगा हमारा क्या पड़ेगा कि तालु पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तालु पड़ेगा। तो तालु का जो हम देखते हैं कि तालु से जो उच्चारण होने वाले जो व्यंजन है वह आपका कौन सा है? य है। जो अंतस्थ व्यंजन में जो आएंगे वो क्या है? पहला य है। तो य का उच्चारण स्थान क्या कह देते हैं? तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, कौन सा भाग होता है? तो दंत होता है। तो दंत के जो है 2 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? र और ल दोनों आपके दंत मूल होते हैं। क्या होते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत मूल होता है। दंत मतलब दांत और मूल मतलब मसूड़ा। तो यह जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं किसका? तो र का और ल का, तो र और ल का जब भी उच्चारण करते हैं तो यह हमारा उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत मूल होता है। दांत और मसूड़ा जो हमारा जीवा जो है यह क्या करती है? एक साथ जो है दोनों को स्पर्श करती है, दांत और मसूड़े दोनों को। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ कहा गया है? दंत मूल कहा गया है। क्या कहा गया है? दंत मूल कहा गया है। इसके बाद जब अगले व्यंजन की बात करेंगे तो अगला व्यंजन जो हमारा है क्या है? व है। व का उच्चारण स्थान जो होता है यह दोनों होता है। किसमें होता है? दोनों होता है। ये दंत भी होगा, दंत और ओष्ठ दोनों होता है। दंत और ओष्ठ दोनों होता है, इसीलिए इसको एक साथ कह देते हैं दंतोष्ठ। कौन इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंतोष्ठ होता है। किसका? व का उच्चारण स्थान आपका होता है वो दंतोष्ठ होता है। ठीक है, तो यह जो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या थी कितनी थी? 4 थी। य, र, ल और व। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला तीसरा जो व्यंजन का भेद होता है वो कौन सा होता है? तो आपका वो होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? तो जब भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं और हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, क्या निकलती है? गर्म वायु निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। तलावी सा, मूर्धनी सा, डांटी सा और हा होता है। ठीक है, तो जब उन्होंने पाणिनि महोदय ने जब इसको लिखा तो लिखते समय उन्होंने मुख के पहले भाग को देखा। तो पहला भाग आपका क्या है? मुख का। जब फेफड़े से आगे बढ़ेंगे तो मुख का अगला भाग जो पहला भाग पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? आपका कंठ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कंठ पड़ेगा। और कंठ से जो उच्चारण होने वाले आपके व्यंजन हैं, कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन, वो आपका क्या है? ह है। क्या है? ह है। लेकिन जब लिखा जाता है, जब वर्णमाला में लिखा जाता है तो यह जो है ये तीनों स के बाद लिखा जाता है। ये किसके बाद लिखा जाता है? तीनों स के बाद लिखा जाता है। वह ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए जब जिसकी प्रधानता होती है, अगर बात करें तीनों स की, तो इनकी संख्या क्या है? अधिक है।
तीन है और तीन है, इसी कारण क्या किया गया है, इसको जो है पहले लिखा गया है और ह को क्या किया गया है, बाद में लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको छोड़ देंगे, कंठ को छोड़ देंगे, तो कंठ के बाद जो अगला जो हमारा उच्चारण स्थान है, जो मुख का अगला भाग है, वो क्या है आपका, तालु है। क्या है, तालु है। तो ये इस स को भी क्या कहते हैं, नाम से ही जान जाएंगे। कौन सा स कहते हैं, तालाबी स। कौन सा स, तालाबी स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, इसका उच्चारण आपका तालु से होता है। किससे होता है, तालु से होता है। तो तालु से होने के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया गया, तालाबी स। याद रखेंगे ना, क्या कहा जाता है, तालाबी स। इसके बाद जब हम आगे अगले जो उसमें व्यंजन की बात करेंगे, तो तालाबी स के बाद क्या आता है, मूर्धन्य स। और अगले मुख के बारे में बात करेंगे, तो फेफड़े से अगला मुख क्या हो जाए, अगला भाग क्या हो जाएगा, तालु के बाद क्या आता है हमारा, मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। और मूर्धा होता है, तो इसीलिए इस स को कौन सा नाम दे दिया गया, मूर्धानी स। कौन सा, क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान आपका है मूर्धा। और मूर्धा है तो इसको क्या, कौन सा व्यंजन कह दिया गया है, मूर्धानी स कह दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे मूर्धानी स के बाद क्या आता है, दांती स होता है। और भाग के बारे में, मुख्य भाग के बारे में बात करेंगे, तो मुख का अगला भाग क्या हो जाएगा, जब मूर्धनी स के बाद, मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत आता है। मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत आता है। इसीलिए इस व्यंजन को क्या कह दिया गया, इसको कह दिया गया कि कौन सा, दांती स। क्यों, क्योंकि उसका उच्चारण किससे हो रहा है, दंत से हो रहा है। इसका उच्चारण किससे हो रहा है, दंत से हो रहा है। और दंत से हो रहा है तो इसका नाम क्या रख दिया गया, दांती स रख दिया गया। भूलेंगे तो नहीं ना, क्योंकि नाम से जान जाना है ना, नाम से ही उसके काम को देख लेना है। और उसके बाद जो अगला हमारा जो उसमें व्यंजन है, वो कौन सा है, ह है। और ह का उच्चारण स्थान जब भी करेंगे, जब भी बोलेंगे, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।